हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा एकेडमी में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट दिवस की। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। यह दिन हर साल 17 जून को मनाया जाता है। यह टॉपिक यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ही ध्यान में रखकर इसमें सारे फैक्ट्स डाले गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं यह दिन क्यों मनाया जाता है। यह दिन भूमि क्षरण यानी लैंड के डिग्रेडेशन को रोकने के लिए मनाया जाता है। हर साल दुनिया की 10 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि यानी लगभग मिस्र जैसे देश के बराबर क्षेत्र बर्बाद हो रहा है। मिस्र जैसे देश के बराबर की भूमि बर्बाद हो रही है। खाद्य सुरक्षा, रोजगार और जैव विविधता पर सीधा असर इसका पड़ रहा है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? भूमि क्षरण यानी भूमि डिग्रेडेशन के खिलाफ वैश्विक जागरूकता और इसके रोकने के लिए कार्यवाही को बढ़ावा देना। यह दिन 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। यह दिन यूएनसीसीडी यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन की स्वीकृति की वर्षगांठ पर मनाया जाता है। यह एकमात्र ऐसी कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो भूमि, पर्यावरण और विकास से संबंधित है। 1992 में हुए रियो अर्थ समिट में पहली बार इसे वैश्विक संकट यानी लैंड डिग्रेडेशन को वैश्विक संकट माना गया। इसके बाद 1994 में संयुक्त राष्ट्र ने एक बड़ी संधि अपनाई जिसे यूएनसीसीडी कहते हैं यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये आज की एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जो पर्यावरण, भूमि और विकास को जोड़ती है और तभी से 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका प्रेरणा स्रोत क्या है? वही 1992 का रियो अर्थ समिट। इस बार की थीम क्या है इसकी? इसकी थीम है भूमि को पुनर्स्थापित करें और अवसरों को खोलें। इसका सीधा संदेश है जहां जमीन बंजर हो गई है वहीं नई संभावनाएं भी छिपी हैं। थीम के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। भूमि को आर्थिक विकास का जरिया बनाना, दूसरा खाद्य और जल की सुरक्षा सुनिश्चित करना, तीसरा है जलवायु अनुकूलता और जैव विविधता को बढ़ावा देना। इसके लिए जरूरत है 2025 से 2030 के बीच हर दिन 1 अरब डॉलर की वैश्विक प्रतिबद्धता। इसके लिए इतना खर्च करने की वैश्विक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है या इतना कोष की आवश्यकता है। भूमि क्षरण का प्रभाव क्या होता है? हर वर्ष लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि यानी मिस्र के बराबर भूमि खराब हो रही है। मिस्र जैसे देश के बराबर भूमि हर वर्ष खराब हो रही है। विश्व की 50% जीडीपी प्रकृति पर निर्भर है। भूमि क्षरण से रोजगार, जैव विविधता और शांति पर नकारात्मक असर पड़ता है। भारत में यह समस्या सीधे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। दुनिया क्या कर रही है यानी विश्व में कैसे प्रयास हो रहे हैं? 1 अरब हेक्टेयर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने का वादा किया गया है। इसके तहत प्रमुख पहले जो की गई हैं वो हैं बोन चैलेंज और G20 ग्लोबल लैंड रेस्टोरेशन इनिशिएटिव। अब भारत की बात करें तो भारत में लगभग 97.84 मिलियन हेक्टेयर भूमि मरुस्थलीकरण की चपेट में है। इसका प्रमुख कारण क्या है? खेती की अवस्थिति, वनों की कटाई, अत्यधिक ग्रेजिंग यानी अत्यधिक चराई और अनियंत्रित खनन गतिविधियां यानी माइनिंग इसके प्रमुख कारण है मरुस्थलीकरण के। इससे कौन कौन से प्रमुख राज्य प्रभावित हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए भारत में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? पहला प्रयास है
NAPCD यानी नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन 2003 में यह योजना लाई गई। इसका उद्देश्य भूमि क्षरण को रोकना था। कब लॉन्च किया गया? 2023 में। दूसरी योजना है कैंपा यानी कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसका उद्देश्य है हरित क्षेत्र को बढ़ाना। तीसरी योजना है ग्रीन इंडिया मिशन। इसका उद्देश्य वन क्षेत्र बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन से निपटना। तीसरी योजना है वन अग्नि प्रबंधन योजना। इसका उद्देश्य जंगल की आग पर नियंत्रण और रोकथाम। इसके लिए एक संगठन भी है जो कि देहरादून में बनाया गया है, वैश्विक ज्ञान केंद्र यानी ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसका कार्य है भूमि क्षरण पर रिसर्च करना और उससे संबंधित समस्याओं का समाधान करना। ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा और मानव जीवन से जुड़ा मसला है। सतत विकास के लिए हमें स्थायी भूमि प्रबंधन और लोक जागरूकता को बढ़ाना होगा। 17 जून का यह दिन हमें याद दिलाता है कि यदि हम भूमि की रक्षा करेंगे तो वही भूमि हमें रोजगार, भोजन और भविष्य दे सकती है। यही इस दिन को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है और यही इसके महत्व को दर्शाता है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भूमि क्षरण के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और कार्यवाही को बढ़ावा देना। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। इसकी थीम इस बार की क्या है? भूमि को पुनर्स्थापित करो और अवसरों को खोलें। भूमि क्षरण का प्रभाव क्या होता है? हर साल 10 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा भूमि, जो कि मिस्र जैसे देश के बराबर है, खराब हो रही है। भूमि क्षरण से रोजगार, जैव विविधता और शांति पर नकारात्मक असर पड़ता है। भारत में यह समस्या सीधे तौर पर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। वैश्विक प्रयास इसके लिए हो रहे हैं और जिसमें प्रमुख है G20 ग्लोबल लैंड रेस्टोरेशन इनिशिएटिव और बॉन चैलेंज। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में मरुस्थलीकरण की स्थिति यह है कि 97.84 मिलियन हेक्टेयर भूमि क्षतिग्रस्त है यानी मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। इसका प्रमुख कारण क्या माना गया है? खेती की अवस्थिति, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई यानी ओवरग्रेजिंग और खनन गतिविधियां यानी माइनिंग। प्रभावित राज्य प्रमुख कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। प्रमुख कार्यक्रम कौन से हैं चलाए गए हैं मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए? NAPCD यानी नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन 2023 में चलाया गया। इसका उद्देश्य है भूमि क्षरण की रोकथाम। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है कैंपा, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसका उद्देश्य है हरित क्षेत्र को बढ़ाना। तीसरी योजना है ग्रीन इंडिया मिशन। इसका उद्देश्य है वन क्षेत्र बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन से निपटना। चौथी योजना है वन अग्नि प्रबंधन योजना। इसका उद्देश्य जंगल की आग पर नियंत्रण और रोकथाम। और एक वैश्विक ज्ञान केंद्र भी खोला गया है देहरादून में। इसका कार्य है भूमि चरण पर अनुसंधान करना और उसका समाधान करना। अब हम इस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 17 जून या फिर 16 जुलाई? इसका आंसर है 17 जून। यह दिन 1994 में UNCCD संधि की स्वीकृति के उपलक्ष्य में हर साल 17 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है इस बार 2025 की इसकी थीम क्या है? सेव सॉइल सेव लाइफ या फिर रिस्टोर लैंड अनलॉक अपॉर्चुनिटीज या थर्ड सस्टेनेबल लैंड फॉर ऑल या फोर्थ हेल्दी अर्थ एंड हेल्दी हेल्दी अस? इसका आंसर है बी, रिस्टोर लैंड एंड अनलॉक अपॉर्चुनिटीज। इस वर्ष की थीम पुनर्स्थापन को आर्थिक विकास और
आर्थिक और विकास के अवसरों से जोड़ती है। इस बार की थीम रिस्टोर लैंड एंड अनलॉक अपॉर्चुनिटीज। यूएनसीसीडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को रोकना इसका उद्देश्य है। यूएनसीसीडी की स्थापना कब हुई थी? 1992, 93, 94 या 95? इसका आंसर है 94। यह संधि 1994 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई थी और 17 जून को इसके अनुमोदन की वर्षगांठ यानी एनिवर्सरी मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का लक्ष्य है कि वह 2030 तक कितनी भूमि को पुनर्स्थापित करेगा? 1.5, 2.6 या 3.8 या फिर 4.5 करोड़ हेक्टेयर? इसका आंसर है 2.6 करोड़ हेक्टेयर। भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न, भारत में मरुस्थलीकरण से प्रभावित प्रमुख राज्य कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर बिहार, झारखंड, उड़ीसा? इसका आंसर है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। यह राज्य अत्यधिक चराई, खनन और वनों की कटाई के कारण सबसे अधिक प्रभावित हैं। अगला प्रश्न है, एनएपीसीडी योजना का उद्देश्य क्या है? नदी संरक्षण, भूमि क्षरण रोकथाम, कार्बन उत्सर्जन या फिर ग्रामीण रोजगार? इसका आंसर है भूमि क्षरण रोकथाम। यह भारत सरकार की एक पहल है। एनएपीसीडी यानी नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। अगला प्रश्न है, बोन चैलेंज किससे संबंधित है? जलवायु शमन, जैव विविधता क्षरण, भूमि पुनर्स्थापन या फिर समुद्री प्रदूषण? इसका आंसर है भूमि पुनर्स्थापन। बोन चैलेंज वैश्विक स्तर पर भूमि पुनर्स्थापन का एक अभियान है। अगला प्रश्न, यूएनसीसीडी का मुख्यालय कहाँ है? इसके ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जिनेवा, बॉन जर्मनी या फिर वियना? इसका आंसर है बॉन जर्मनी में यूएनसीसीडी का मुख्यालय है। देहरादून में किस उद्देश्य से वैश्विक केंद्र की स्थापना की गई है? जल संरक्षण, भूमि पुनर्स्थापन अनुसंधान, वन्य जीव रक्षा या फिर हरित ऊर्जा? इसका आंसर है भूमि पुनर्स्थापन अनुसंधान। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। यूएनसीसीडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। बोन चैलेंज एक इनिशिएटिव है, ग्लोबल गोल टू रिस्टोर 350 मिलियन हेक्टेयर लैंड बाय 2030 बाय 2030। टैंपा क्या है? एक स्कीम है, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड फॉर फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। फॉरेस्ट रिस्टोरेशन के लिए एक कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड है ये। ग्रीन इंडिया मिशन एक स्कीम है, पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान एंड क्लाइमेट चेंज ऑन क्लाइमेट चेंज। यह पार्ट है नेशनल एक्शन प्लान का जो कि क्लाइमेट चेंज पर है 2008 में। यह थे इस टॉपिक से संबंधित सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला था मरुस्थलीकरण। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। 1994 में यूएनसीसीडी संधि के स्वीकृति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? रिस्टोर लैंड अनलॉक अपॉर्चुनिटीज। मुख्य उद्देश्य क्या है यूएनसीसीडी का? मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण रोकना। यूएनसीसीडी की स्थापना 1994 में हुई थी। भारत का लक्ष्य 2030 तक कितनी भूमि को पुनर्स्थापित करना है? 2.6 करोड़ हेक्टेयर। भारत में मरुस्थलीकरण से प्रभावित प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। एनएपीसीडी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन भारत सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य भूमि क्षरण रोकथाम है। बोन चैलेंज भूमि पुनर्स्थापन से संबंधित है। यूएनसीसीडी का मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। देहरादून में किस उद्देश्य से वैश्विक केंद्र की स्थापना की गई? भूमि पुनर्स्थापन और अनुसंधान के लिए। इससे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के बारे में पढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई 2025 को मनाया गया। वहाँ कहाँ पर? वाणिज्य भवन नई दिल्ली में। भारतीय चाय उद्योग पर केंद्रित यह एक उच्च स्तरीय यहाँ पर सम्मेलन भी आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य भारतीय चाय को वैश्विक ब्रांड बनाना, नवाचार, पैकेजिंग और युवा उन्मुख चाय किस्मों पर जोर देना, चाय साक्षरता को बढ़ाना, स्थायी कृषि और नए बाजारों की खोज करना और सप्लाई चेन में सुधार करना। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में भी पढ़ चुके हैं जो कि 18 मई को मनाया गया। इसकी थीम थी तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य।
राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया कब? 21 अप्रैल 2025 को। कहां पर? नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया। इसको मनाने का उद्देश्य है सिविल सेवकों को सम्मान, प्रेरणा, लोक प्रशासन में नवाचार को प्रोत्साहन देना। नैतिक प्रशासन को बढ़ावा देना, श्रेष्ठ प्रशासनिक मॉडल को प्रोत्साहन देना और युवाओं को प्रेरित करना सिविल सेवा में करियर के लिए। भारतीय सिविल सेवा के जनक लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस माने जाते हैं। वह गवर्नर जनरल रहे हैं 1786 से 1793 तक। उनका योगदान प्रमुख कौन सा रहा है? मेरिट आधारित नियुक्तियों में, निश्चित वेतन संरचना, नैतिक आचरण के मानक बनाने में, प्रशासनिक अनुशासन और उत्तरदायित्व की नींव रखने में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि 24 अप्रैल को मनाया गया। इस दिन 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। इस संशोधन से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था और पहली बार 2010 में इसे राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया था। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज और पंचायत शासन की परिकल्पना की थी। पंचायती राज दिवस की इस बार कोई थीम घोषित नहीं की गई थी। पहली बार राष्ट्रीय स्तर का समारोह बिहार के मधुबनी जिले में वहां की ग्राम पंचायत में हो रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी वितरित किए गए। पंचायती राज व्यवस्था का महत्व क्या है? स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति देना, स्थानीय विकास की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाना, सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। इससे संविधान में स्थान मिलने से कानूनी वैधता मिलती है। सीमित संसाधनों का प्रभावी उपयोग पंचायतों के माध्यम से ही संभव होता है। विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, जो कि हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करना था। सबसे पहले आयोजन में लगभग 2 करोड़ से अधिक अमेरिका वासियों ने भाग लिया था, जिसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना की गई थी। इस बार पृथ्वी दिवस की थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। विश्व रंगमंच दिवस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। यह कब मनाया गया? 27 मार्च को। 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान द्वारा स्थापित किया गया था उसके और पहला आयोजन 27 मार्च 1962 को हुआ। इसका महत्व क्या है? रंगमंच कला के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना, सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाना, कलाकारों और रंगमंच कर्मियों को सम्मानित करना। विश्व टीबी दिवस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। इस बार आयोजन इसके लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया। थीम क्या थी इस बार की? हाँ, हम टीबी समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्धता, निवेश और परिणाम। लक्ष्य क्या है? 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना। टीबी से मुक्त होने के लिए भारत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना भी चलाई गई है, जिसका लक्ष्य है टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत टीबी रोगियों को हर महीने 500 रुपए की राशि दी जाती है, जो डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। भारत ने 2018 में टीबी मुक्त अभियान शुरू किया था, जिसका लक्ष्य 2050 तक टीबी को खत्म करना है, जो संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 5 साल पहले है। टीबी का इलाज 6 से 9 महीने तक चलता है और यदि मरीज इलाज का पालन करता है तो वह पूरी तरह से ठीक हो सकता है तथा सामान्य जीवन जी सकता है। टीबी का इलाज आमतौर पर एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। ये थे कुछ पुराने इम्पॉर्टेंट डेज जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।